चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस जिले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो किस जिले में? ऑप्शन है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। याद रखना है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह केंद्र छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का पहला केंद्र है। याद रखना है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सी सुवर्णा ने छत्तीसगढ़ के रामपुर में संचालित मछली पालन की एक्वा जेनेटिक केंद्र का अवलोकन किया। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि रायपुर में नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले दोस्तों आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया जा रहा है और ये राज्य का पहला म्यूजियम है इस तरह का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यह म्यूजियम 25.66 करोड़ की लागत से 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा 10.66 करोड़ रुपए देगी। इसे अक्टूबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। ओके, ध्यान देना है कि राज्य में अब तक 200 से ज़्यादा आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान कर ली गई है। ठीक है, तो थोड़ा अगर पढ़ने में मिस्टेक हो रहा होगा तो इग्नोर करिएगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी है दोस्तों यहाँ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रति 1 लाख माओं में मात्र मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 137। ध्यान देना है, 137। याद रखना है दोस्तों कि देश में हर साल शिशु को जन्म देते समय 1 लाख में से 97 माओं की मृत्यु हो रही है। देखिएगा कि असम में सबसे ज़्यादा 195 मौतें हो रही है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 173 मौतें, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 167 मौतें, वहीं चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 137 मौतें हो रही है यहाँ। और देश में पिछले 2 साल की तुलना में वर्ष 2018-20 के दौरान हर 1 लाख पर 6 माओं की मौत में कमी रिकॉर्ड की गई है। देखिएगा, देखिए यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2030 तक देश में हर 1 लाख माओं पर मौत की संख्या 70 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है और राज्यों में केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, यहाँ हर 1 लाख माओं में 19 की मौत हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 4300 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, 4300 मेगावाट। याद रखना है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाया जाएगा। याद रखना है कि इससे पहले सबसे बड़े 2 पावर संयंत्र 500 मेगावाट के मड़वा में लगे थे। कोरबा पश्चिम में पावर कंपनी के पास अपनी ज़मीन भी है और यहाँ पर 60 साल पुराने 50 मेगावाट के 4 और 120 के 2 संयंत्र प्रदूषण के कारण बंद हो चुके हैं। याद रखना है कि नए संयंत्र बनने के बाद पावर कंपनी की अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर। याद रखना है कि जसपुर जिले के जसपुर नगर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर देश देखा पहाड़ी स्थित है। यहाँ सूर्यास्त के समय विहंगम दृश्य देखा जा सकता है और करीब 1300 फीट की ऊंचाई से सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ देखना प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने जैसा है। याद रखना है दोस्तों कि देश देखा पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है और रियासत काल के वक्त जसपुर रियासत के सैनिक देश देखा की पहाड़ से नारायणपुर के डोम राजाओं के साथ ये साम्राज्य पर नज़र रखते थे। याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि देश देखा पहाड़ की चोटी से चराई डांड, कुनकुरी, नारायणपुर का पूरा इलाका साफ देखा जा सकता है। ओके, छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
देखिए डी सही है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर जिले में है। याद रखना है कि बस्तर जिले के जगदलपुर में जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बुरुंगपाल गांव में संविधान का मंदिर है, जो कि देश का इकलौता संविधान का मंदिर है। याद रखना है कि यहाँ एक आधारशिला रखी गई थी जिस पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं और इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1992 को की गई थी। ध्यान दीजिए, इस मंदिर में जो है संविधान की पूजा की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो निर्माण है स्थानीय आदिवासियों ने करवाया था और स्थानीय भाषा में इसे जो है गुड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिए कि 1992 में यहाँ मावली भाटा क्षेत्र में SM डाइकेम स्टील प्लांट का जो है शिलान्यास हुआ था। इसके स्थापना के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों ने आंदोलन कर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और आखिर में ग्रामीणों को जीत भी मिली और इस जीत की खुशी में ही आदिवासी जनजाति विजय उत्सव मनाते हैं, है ना, इस जीत को। और बस्तर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है। ओके, ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न, ओके देखिएगा ये वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिएगा किस जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है MCB। ध्यान दीजिएगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। देखिए कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा। केवई नदी में बने स्टाप डैम कमरपटा के समीप 17.50 किलोमीटर लंबी लिंक नहर निर्मित कर हंसिया नदी से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इस लिंक नहर के बनने से जिले के किसानों को लगभग 430 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होंगी। हंसिया नदी में लगभग 30 किलोमीटर तक 12 महीने जल प्रवाह बना रहेगा। ध्यान दीजिए कि इसके जरिए नगर में हसदेव नदी से पेयजल की जो है आपूर्ति की जाएगी। याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हसदेव की सहायक हंसिया नदी ग्राम घुटरा के फाट पानी के पास की पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी पर ग्राम सालही में, है ना, कर्मघोंगा वाटरफॉल है। ध्यान दीजिएगा, कर्मघोंगा वाटरफॉल। और यह ग्राम पेंड्री, सालही और डोमनपारा, लालपुर होते हुए 30.60 किलोमीटर प्रवाह के बाद मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी में मिल जाती है। वहीं ध्यान दीजिएगा कि केवई नदी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की ग्राम बैरागी के पास पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी ग्राम शिवगढ़, ताराबहरा, डांड, हंसवानी और बिछिया टोला में लगभग 30 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अब देखिए अनूपपुर जिले के ग्राम छतई में मध्य प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है, प्रवेश करती है। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के किस शिल्प कला को शामिल किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ढोकरा शिल्पकला। ध्यान दीजिएगा, ढोकरा शिल्पकला। मट परई भित्ति शिल्पकला भी इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम लोग केवल आज ढोकरा शिल्पकला के बारे में देखेंगे। मट परई भित्ति शिल्पकला के बारे में पहले भी वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा करंट अफेयर में खोजकर, है ना, वीडियो का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिएगा कि देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। इसमें बस्तर के ढोकरा शिल्पकला को भी शामिल किया गया है, जिसे जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। देखिए प्रदर्शनी में जगदलपुर के ग्राम अलवाही के ढोकरा कला के, है ना, देखिए 2 शिल्पी उषावती बघेल और खिरमानी कश्यप भाग ले रही हैं। ध्यान दीजिएगा कि आमचो बस्तर कलागुड़ी हस्तशिल्प निर्माता संगठन द्वारा बस्तर के परंपरागत शिल्प कलाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क का दौरा किया था और डेनिश राजघराने से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने वहां के क्राउन प्रिंस फेडरिक को 4000 साल पुराने पद्धति से बनी छत्तीसगढ़ की ढोकरा नाव उपहार के तौर पर भेंट की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पीएससी के लिए। देखिएगा ढोकरा कला धातु शिल्प कला का एक प्रकार है और इसमें कई पद्धतियों से गुजारने के बाद अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु के, है ना, पीतल धातु से ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। बेल धातु ढोकरा शिल्प से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को देश में सबसे पुरानी ढोकरा आर्ट के लिए प्रसिद्धि हासिल है और कोंडागांव को शिल्प ग्राम भी कहते हैं। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में ढोकरा कला के प्रमुख शिल्पकार है जयदेव बघेल जी और मानिकराम घड़वा जी। ध्यान दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सुकमा। ध्यान दीजिएगा, सुकमा, ये है सुकमा जिला।
देखिए, याद रखना है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला सुकमा को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना है कि जिले में गर्भवती महिलाओं की ANC रजिस्ट्रेशन में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं संस्थागत प्रसव में जिले में 4% की बढ़ोतरी की है। याद रखना है कि जिले में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करने की दर 99.14% रहा है। जिले में स्वास्थ्य व पोषण संबंधी मापदंडों में बेहतरी हुई है। वहीं टीबी मरीजों के सफल इलाज में 12% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर माह के ओवरऑल रैंक में सुकमा जिला को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 7। ध्यान दीजिएगा 7। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। याद रखना है कि ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। ध्यान देना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना है ना, इनकी मंजूरी दी गई है। याद रखना है कि इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत है ना, इन स्कीम के तहत जो है कुल केंद्रों की जो संख्या है वो 14 हो गई है। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ खेल संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें बालोद में वेट लिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाजार में फुटबॉल सेंटर, पाटन दुर्ग में कबड्डी सेंटर, कांकेर में खो खो सेंटर, रायपुर में वेट लिफ्टिंग सेंटर, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर और सुकमा में फुटबॉल सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त की गई है। याद रखना है आपको कि इससे पहले शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी सेंटर, बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव में हॉकी सेंटर, जसपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर और वही नारायणपुर में मलखम्ब सेंटर और अंबिकापुर सरगुजा में फुटबॉल खेल की जो है ये खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है खासकर SI के लिए। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा 2 दिसंबर। याद रखना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया था, है ना, स्टार्ट किया गया था, मनाया गया था। ओके, ध्यान देना है कि इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष है। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान, याद रखना है कि राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हो गई है। राज्य के 4 संवेदी है ना मलेरिया संवेदी जिलों, जिसमें आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा ये है, इसमें 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। ध्यान देना है। और 1 दिसंबर 2022 को बाकी बचे, इन्हीं दिन 1 दिसंबर 2022 को बाकी बचे शेष सभी जिलों में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान देना है, डेट को पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए देखिएगा, इसको भी आप देख लीजिए। नैना सिंह धाकड़ जी, ध्यान देना है, याद तो होगा ही कि छत्तीसगढ़ के माउंटेन गर्ल नैना सिंह धाकड़ को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न, हाल ही में चर्चित माउंट सेमेरू वोल्केनो किस जिले में स्थित है? तो यही है कि ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया में है। याद रखना है कि इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू वोल्केनो हाल ही में फटा है और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विज्ञान और भूगर्भिक खतरे पर कार्य करने वाले केंद्र के अनुसार इसे लेवल 4 का स्टेटस दिया गया, जो एक हाई लेवल का खतरा है। ठीक है, लक्ष्य पाने के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने नए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो देखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 400। ध्यान दीजिएगा 400। तो देखिएगा चुनावी लॉलीपॉप है। देखिए मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 400 और सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ में अब हर जिले और ब्लॉक तक सरकारी स्कूल मीडियम खुल जाएंगे। इसमें सर्वाधिक जो स्कूल है बस्तर और सरगुजा संभाग में खोले जाएंगे। ध्यान दीजिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। ध्यान देना है कि सरकार ने सबसे पहले 51 स्कूलों से यह घोषणा है ना, यह योजना जो है इसकी शुरुआत की थी, जिसे बढ़ाकर 279 स्कूलों तक किया गया है। ध्यान देना है इसमें 32 जो स्कूल है वो हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। याद रखना है कि अगले साल शिक्षा सत्र में 400 और स्कूल खोले जाएंगे और ये संख्या और बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांकेर जिला की भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किसको जीत मिली है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सावित्री मंडावी। ध्यान दीजिएगा, सावित्री मंडावी। याद रखना है कि कांकेर जिले की जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को जीत मिली है और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया। ध्यान देना है कि भानु प्रतापपुर से विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी की है ना पत्नी है वो, और वह दोस्तों सरकारी स्कूल में लेक्चरर थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न ओके प्रश्न नहीं है, उससे संबंधित है और भी देख लीजिए कि साल 1962 में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट वजूद में आई, जिसके बाद अब तक 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इसमें कांग्रेस ने 6 बार है ना जीत जो है दर्ज की है और इस बार कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही तीसरी बार भानु प्रतापपुर सीट में अपने सीट जो है वो अपने नाम कर लिया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 21 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 21 जनवरी। याद रखना है कि बीसीसीआई पहली बार छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी सौंप रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। याद रखना है कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, याद रखना है। और इससे पहले रायपुर में आईपीएल और रोड सेफ्टी मैच की आयोजन होता रहा है, हम लोग है ना आगे पिछले देखे थे ना। अब राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए साल 2013 में यहाँ आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे और इसके अलावा 2015 में दूसरी बार यहाँ आईपीएल व 2016 में घरेलू रणजी ट्रॉफी के मैच खेले गए। याद रखना इसके अलावा मुश्ताक अली टी20 और टी20 चैलेंजर ट्रॉफी के मैच भी खेले गए हैं। देखिएगा याद रखना है कि देखिए वनडे सीरीज भारत और न्यूजीलैंड, तो पहला जो मैच है 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा और दूसरा मैच जो है 21 जनवरी रायपुर में खेला जाएगा और जो है अंतिम फाइनल जो है वो 24 जनवरी इंदौर में खेला जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है आपको रखना है याद। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ध्यान दीजिए। याद रखना है कि टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्प्रीड ऑफ यूक्रेन को अपना जो है 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ध्यान दीजिए यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत जो है कौन से रैंक पर है? भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 87। ध्यान दीजिएगा 87। याद रखना है कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां स्थान मिला है, जबकि हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रेटिंग में यूएई पहले स्थान पर है और यह दुनिया के सबसे मजबूत और कमज़ोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। और किसी पासपोर्ट रैंकिंग से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष है ना, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अरुण कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, अरुण कुमार सिंह।
याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 को बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जगदीप धनखड़ जी, याद रखना है। याद रखना है कि जगदीप धनखड़ जी को 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है और साथ ही संसद का जो है शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बढ़ौनी, ध्यान दीजिएगा बढ़ौनी। देखिए, इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित किसान भिन्न भिन्न परंपरा और त्योहार को मनाते हैं जिसमें अन्न की पूजा की जाती है। ऐसे ही 2 परंपरा का नाम है बढ़ौनी और मुठ लेना, ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि मुठ लेना किसको बोलते हैं कि मुठ लेना अर्थात कटाई या लुवाई कार्य प्रारंभ करने से पहले खेत में परंपरा अनुसार पूजा करके मुठ या हथेली भर धान काटकर लुवाई या कटाई का कार्य किया जाता है। जितना हथेली में आ सके उतना, है ना, लूते हैं या काटते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना लुवाई का कार्य या कटाई का कार्य किया जाता है। ओके, ये है मुठ लेना। उसी प्रकार है आपका देखिएगा बढ़ौनी, ध्यान दीजिएगा। यह परंपरा धान कटाई या लुवाई का जो है अंतिम चरण होता है और इस परंपरा में जो है अंत में धान की जो है पूरा फसल ना काटकर थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है और इसे ही बढ़ौनी कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको कमेंट्स में ये बताना है छेवर को। ठीक है, छेवर क्या होता है कमेंट्स में बताइएगा और सही आंसर को कल मैं जो है ना वीडियो में शामिल करूँगा। ओके, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मंडूस, ध्यान दीजिएगा मंडूस। याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान का नाम जिसका मंडूस रखा गया है और यह तूफान पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए करईकला और चेन्नई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, धान कटाई के बाद बस्तर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दियारी त्यौहार, ध्यान दीजिएगा दियारी त्यौहार। याद रखना है कि धान कटाई के बाद बस्तर में दियारी त्यौहार मनाया जाता है और सप्ताह भर में अलग अलग दिन अलग अलग गाँव में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। बस्तर में अधिकतर गाँव में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही यह त्यौहार मनाने की परंपरा है। ध्यान दीजिए कि बस्तर में हरियाली, नवाखानी, दियारी त्यौहार प्रमुख त्यौहार है और ग्रामीण इन त्योहारों को धूमधाम के साथ मनाते हैं। दियारी त्यौहार में पहले दिन रात को गाय बैल को जेठा बांधते हैं और दियारी के दिन गायों को घर में ही पकवान व खिचड़ी बनाकर खिलाया जाता है। दूसरे दिन गोवर्धन होता है, उस दिन पूरे गांव के लोग एक जगह एकत्रित होकर पूजा पाठ के साथ मनोरंजन भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक घर से बैल के सींग में कपड़ा बांध कर ले जाया जाता है जिसे धोराई निकालता है। ठीक है, याद रखिएगा धोराई। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण पाठक जी, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री गुरु खुशवंत गोसाई को बनाया गया, इसीलिए यह चर्चा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है तो बालकृष्ण पाठक जी, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए, मिनी माता महतारी जतन योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 20,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा। याद रखना कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक वर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य के निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भगनी प्रसूति योजना का आरंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, भागनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना रखा गया है
और इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नए साल से बढ़ाकर 20,000 रुपये देने की घोषणा कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा ना, ये सब पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिए, याद रखना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए दिसंबर 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को कुल 4,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानी 4,887 केंद्रों का संचालन हो रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, G20 चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में कब होगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, सितंबर 2023। ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2023। याद रखना है कि भारत को 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता मिली है और इसके साथ ही दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के इस समूह के भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों पर बैठक होगी, जिसमें चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होगी। और इस मेज़बानी के बहाने दुनिया भर के अतिथियों के समक्ष हमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किए जा रहे कार्यों व नवाचार को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए, भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, 16 हो गई है। याद रखना है कि भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि यह छत्तीसगढ़ में अब तक चुनी गई महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या तो है ही, देश के सभी राज्यों में भी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है। ध्यान दीजिएगा कि यह छत्तीसगढ़ जो है देश का एकमात्र राज्य हो गया है जहां महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17.77% जो है महिला विधायक है और 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 14 महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हुए चुनावों 2003 और 2013 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या क्रमशः 8 और 2008 में 6 थी। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बाद महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, यहाँ 13.70% महिला विधायक हैं, जबकि झारखंड में 12.35%, राजस्थान में 12% और उत्तर प्रदेश में 11.66% महिला विधायक है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 11 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर। याद रखना है, देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से हरी झंडी दिखाकर, है ना, नागपुर से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया। ध्यान दीजिएगा कि यह भारतीय रेल द्वारा छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नागपुर से बिलासपुर फिर बिलासपुर से नागपुर के लिए दोनों ओर से चलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा इसके संबंध में और भी है कि इस ट्रेन का जो है स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया को दिया गया है। ध्यान देना है कि इस ट्रेन में 16 कोच है, जिसमें 14 चेयर कार और 2 जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार दिए गए हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये भी है कि ये जो है मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ध्यान देना है ना। ये नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए
नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों को अपडेट करने हेतु प्रशिक्षण देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। वैसे भी पिक में दिया हुआ है, देखिएगा प्रथम स्थान। याद रखना है, देखिएगा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों को अपडेट करने हेतु प्रशिक्षण देने में छत्तीसगढ़ देश का जो है सबसे पहला राज्य बन गया है। और निष्ठा योजना के तहत देश भर से अब तक प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षकों में आधे से अधिक छत्तीसगढ़ के हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निष्ठा योजना के क्रियान्वयन में सबसे बेहतर छत्तीसगढ़ का है। ध्यान देना है कि देश भर में पंजीकृत 26,169 शिक्षकों में से 13,732 शिक्षक सिर्फ छत्तीसगढ़ से हैं। और नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पठन पाठन के कार्य के अनुरूप शिक्षकों को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस कब मनाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा सी सही है, 17 दिसंबर को मनाएगी। ध्यान देना है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस मनाएगी। और राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर यह आयोजन किया जा रहा है। इस दिन राज्य के 15,000 जगहों पर कई आयोजन होंगे। गौठानों और सहकारी समितियों में भी कार्यक्रम होंगे। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई कार्यक्रम कर चुकी है। इसमें हरेली त्यौहार मनाना, हरतालिका तीज पर तीजा तिहार, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, नरवा गरबा घुरवा बाड़ी आदि कई कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मनोहर पर्रिकर। ध्यान दीजिएगा, मनोहर पर्रिकर। याद रखना है कि गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ध्यान देना है, यह पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, देखिए गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र पटेल। देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में है ना शपथ ली है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में उन्हें 18वें मुख्यमंत्री के रूप में है ना शपथ दिलाई। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पीटी उषा। ध्यान रखना है, पीटी उषा। याद रखना है कि पूर्व एथलीट पीटी उषा को कानूनी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 58 वर्षीय पीटी उषा 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक कितनी बाड़ियाँ विकसित कर ली गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 98,690। ध्यान दीजिएगा, 98,690। याद रखिएगा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक 98,690 बाड़ियाँ विकसित कर ली गई है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में निर्मित 8,408 गौठानों में 39,090 हितग्राहियों के साथ 4,429 सामुदायिक बाड़ियाँ संचालित है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी और गोधन न्याय योजना आमजनों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 376 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये जितने भी डाटा है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा हाल ही में चर्चित लक्ष्मण धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में ताराखार जलप्रपात, दुर्गा धारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, झोझा जलप्रपात स्थित है।
ध्यान दीजिएगा कि यहाँ राजमेरगढ़, समुलाई कुंड, शिव घाट, लखन घाट, गंगई नेचर कैंप और चुन्हादाई, परिवा पथ, आदि शक्ति मंदिर, बेनीदाई, घाघरा डैम, हवा पत्थर और मलनिया डैम, जोगी गुफा व बिल्लमगढ़ गुफा प्रमुख पर्यटन स्थल है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। जितने भी पर्यटन स्थल है सब कहाँ हैं, किस जिले में, तो जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित दंतेवाड़ा जिला का दादी माँ के नुस्खे, यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा, बापी ना उवाट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बापी ना उवाट। याद रखना है कि मोरक्को के माराकेच में आयोजित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में दंतेवाड़ा जिले का बापी ना उवाट दादी माँ के नुस्खे कार्यक्रम को वाहवाही मिली है। ध्यान दीजिएगा कि इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक के रूप में अपने कार्य का लोहा मनवाने वाली दादियाँ, जिन्हें स्थानीय गोंडी बोली में बापी कहा जाता है, माताओं और परिवार के सदस्यों को बच्चों की जो है देखभाल, भोजन, स्तनपान, स्वास्थ्य और पोषण पर सुझाव देते हुए प्रेरित करती है। ध्यान दीजिएगा, जिले की 143 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में एक बापी है और बापियों को ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों, सतरंगी नायक और नायिका का सहयोग मिलता है। दंतेवाड़ा जिला की जो है अभिनव पहल बापी ना उवाट जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से जिले में कुपोषण की दर में कमी लाने तथा स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने 10 दिसंबर 2020 को बापी ना उवाट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और जिले की 200 बापी ग्राम पंचायतों में समुदाय के बीच में रहकर समुदाय को स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, सुबह समय नहीं मिलता, इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए अगला देखिएगा। छत्तीसगढ़ में गाँव की सरपंच चुनने के लिए किस रंग के मत पत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नीला। ध्यान रखिएगा, नीला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों की सरकार चुनने के लिए नीला, पीला, गुलाबी और सफ़ेद रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत जिला पंचायत सदस्य गुलाबी मतपत्र से चुना जाएगा। पार्षद चुनने के लिए भी गुलाबी मतपत्र पर ठप्पा लगाना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जनपद सदस्य पीले, सरपंच के लिए नीले व पंच के लिए सफ़ेद मतपत्र का इस्तेमाल होगा, है ना, इसका उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने 12 जिलों में निकाय उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इन जिलों के 14 निकायों की 15 सीटों पर, है ना, पार्षदों का भी चुनाव होगा। ध्यान देना है कि इसी तरह गांव की सरकार बनाने के लिए 33 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। ओके, और त्रिस्तरीय पंचायतों के 735 पद भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड। ध्यान रखिएगा, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड। तो देखते हैं इसके संबंध में। बस्तर रियासत के अंतिम व सबसे लोकप्रिय महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव पर आधारित लघु फिल्म आई प्रवीर द आदिवासी गॉड को फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर पर बनी यह पहली फिल्म है जिसे फिल्म फेयर में जगह मिली है और इसकी जो पूरी शूटिंग है बस्तर और दंतेवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। ध्यान दीजिएगा कि फिल्म के जो निर्देशक है विवेक कुमार जी है और 20 मिनट की इस फिल्म में प्रवीर चंद्र भंजदेव की जीवन संघर्ष और आदिवासियों की जो है उनके प्रति गहरी आस्था को बताया गया है। और बस्तर पर बनी आई प्रवीर द आदिवासी गॉड फिल्म को फिल्म फेयर के लिए शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जगह मिली है। ध्यान दीजिएगा कि इस फिल्म को 3 राष्ट्रीय व 1 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी है। केरल की देखिए SIGNS फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता में साउथ एशियन है ना शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और केरल में ही इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल और बंगाल इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में स्थान मिल चुका है। और इसके अलावा ब्राज़ील में फ्राई सिने फेस्टिवल में भी इसे जगह मिल चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि बस्तर रियासत के अंतिम महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को बस्तर के आदिवासी किसी भगवान से कम नहीं मानते थे, वे एक अच्छे साहित्यकार भी थे। ध्यान दीजिएगा कि उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, जो चर्चित रचनाएं निम्नलिखित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, तो आई प्रवीर द आदिवासी गॉड उनकी रचना है और लोहांडी गुड़ा तरंगिड़ी, ध्यान दीजिएगा, योग के आधार योग तत्व
और ज्ञान संबंध का निरूपण, ये उनकी जो है ना चर्चित रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, याद करिएगा, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ओके, इसका जो PDF है डाउनलोड करेंगे बाद में, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में चर्चित बीजाकासा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में है। ध्यान दीजिएगा, बीजाकासा जलप्रपात। याद रखिएगा कि बस्तर जिले में चित्रकूट और तीरथगढ़ के बाद बीजाकासा जलप्रपात पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल के अलावा बस्तर जिले में 10 से ज़्यादा जलप्रपात है। इन जलप्रपातों में से एक है बीजाकासा जलप्रपात। लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरता यह वाटरफॉल यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लद्दाख। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख। याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने लद्दाख के हानले में 1073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया है, जिसे हानले डार्क स्काई रिजर्व का नाम दिया गया है। ध्यान दीजिए, लद्दाख के वन्यजीव विज्ञान द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना में इस क्षेत्र की पहचान की है, जिसमें हानले राजस्व रेंज के 6 बस्तियों का एक समूह शामिल है। ओके, देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 100 करोड़। ध्यान रखिएगा, 100 करोड़। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा की है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही वह सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय स्कूलों, है ना, शासकीय स्कूलों की जो भवनें हैं उसके रख रखाव उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि वहीं तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखिएगा, 5000 से 5000 किलोमीटर। याद रखिएगा। देखिएगा, भारत ने लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। याद रखिएगा कि अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीक और हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट करके मार सकती है। ध्यान रखिएगा, ये हिट कर सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ओके, चलिए, गौरव का विषय है ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी पाषाण खंड पत्थर की पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी आकृति हूबहू समुद्र में पाई जाने वाली विशाल व्हेल मछली की तरह ही है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी सही है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा में है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम में आदिवासी पाषाण खंड की जो है पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी आकृति हूबहू समुद्र में पाई जाने वाली विशाल व्हेल मछली की समान है। देखिएगा कि लगभग 20 फीट लंबे व्हेल मछली के आकार में दिखने वाली इस पत्थर की जो है आदिवासी पूजा करते हैं और हर साल यहाँ जो है मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा कि गीदम के शीतला माता मंदिर में हर साल अगहन पाठ यात्रा मेला का आयोजन होता है और वहीं है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न भी अति इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिए ध्यान से। रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा, बी सही है, 25वें। याद रखना है 25वें। याद रखना है कि रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश में 25वें स्थान पर है, 25वें नंबर पर है।
और रिजर्व बैंक की राज्य वित्त 2021-22 की बजट अध्ययन रिपोर्ट और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति पर 33,668 रुपये का कर्ज है। याद रखना है कि प्रति व्यक्ति कर्ज भार के मामले में छत्तीसगढ़ का नंबर देश में 25वां स्थान है। याद रखना है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि छोटे बड़े 24 राज्यों में प्रति व्यक्ति कर्ज भार छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है। सिर्फ असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली ही छत्तीसगढ़ से पीछे हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार के मामले में गोवा देश में पहले नंबर पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति 1,55,262 रुपये है। दूसरे नंबर पर सिक्किम और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अमर टापू धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा किस जिले में है। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा सी है, मुंगेली। ध्यान रखिएगा, मुंगेली जिला में है। याद रखना है कि मुंगेली जिला के मोतिमपुर गांव सतनामी समाज के आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ प्रसिद्ध अमर टापू धाम स्थित है। और ये टापू जो है शिवनाथ और आगर नदी के संगम तट पर स्थित होने के कारण प्राकृतिक रूप से मनोरम क्षेत्र है। और यहाँ बाबा गुरु घासीदास के बड़े पुत्र बाबा अमरदास ने सत्संग के माध्यम से सतनाम के संदेश दिए थे। इस कारण इस टापू का जो नाम है अमर टापू पड़ा। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि यहाँ हर साल जो है गुरु घासीदास जी के जयंती पर मेला लगता है और इस क्षेत्र को एक द्वीप के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए अगला देखिए। हाल ही में चर्चित चुनचुना एवं पुदांग ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर 20 सही है, बलरामपुर में है। ध्यान देना है, बलरामपुर में है। याद रखिएगा कि आज़ादी के 75 साल बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर के आखिरी गांव चुनचुना और पुदांग को जिला मुख्यालय से जोड़ने सड़क बनाने का जो है कार्य शुरू किया गया है। इसी कारण ये चर्चा भी है। और ये दोनों ग्राम पंचायत जो है बलरामपुर जिला के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है, यहाँ पिछले 4 साल में नक्सली घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आज़ादी के 75 साल बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं सड़क सुविधाओं को पहुँचाने प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए अगला देखिए। 18 दिसंबर 2022 को बाबा गुरु घासीदास जी की कौन से क्रम की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 266वीं। ध्यान देना है, 266वीं। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और बाबा गुरु घासीदास जी की जो है जन्मभूमि गिरौदपुरी में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की 266वीं जयंती मनाई गई। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हर साल 18 दिसंबर को जयंती के अवसर पर मेला का आयोजन होता है। ठीक है, मेला लगता है। और ध्यान देना है कि यहाँ जो है मुख्य दार्शनिक स्थल बाबा के मंदिर के अलावा अमृत कुंड, चरण कुंड और छाता पहाड़, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैत खाम भी है यहीं। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बने जैत खाम की जो ऊंचाई है कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 236 फीट है, जबकि जैत खाम की जो ऊंचाई है 243 फीट ऊंचा है और इसकी जो चौड़ाई है 200 फीट है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला ये है, देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सरगम कौशल। ध्यान देना है, सरगम कौशल। याद रखिएगा कि मिसेस वर्ल्ड 2022-23 का ऐलान हो चुका है और अमेरिका में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022-23 में भारत की सरगम कौशल ने यह खिताब जीता है। ध्यान दीजिएगा कि सरगम कौशल ने मिस वर्ल्ड 2022 में खिताब अपने नाम कर 21 सालों के बाद ताज को भारत लेकर आ रही है। याद रखना है दोस्तों कि सरगम कौशल से पहले साल 2001 में एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर ने ऐतिहासिक ताज अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। हाल ही में चर्चित चेटवापुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा बी सही है, बेमेतरा। ध्यान रखिएगा, बेमेतरा में है ये। चलिए देखिए इसके संबंध में कि देखिए चेटवापुरी धाम बेमेतरा जिला में स्थित है और यहाँ गुरु अमरदास की समाधि स्थित है। ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि है ना, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर किसकी समाधि है? अमरदास। तो अमरदास कौन थे? तो सतनाम पंथ से संबंधित है। ठीक है, गुरु घासीदास जी के पुत्र थे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिएगा, हाल ही में चर्चित भंडारपुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा रायपुर में है, याद रखिए कि भंडारपुरी धाम रायपुर है ना, रायपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पर जो है गुरु घासीदास परिवार का जो है महल एवं भव्य मंदिर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि यह रायपुर जिले के आरंग में स्थित यह स्थान जो है सतनामी पंथ की जो है आस्था का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ गुरु घासीदास जी के जो है ना पुत्र जो है कौन, बालक दास के गद्दीहीन होने की स्मृति में हर साल यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है ना। भंडारपुरी धाम किस जिले में है और चेटवापुरी धाम किस जिले में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके चलिए अगला देखिएगा, अगला ये है, देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा बलौदाबाजार है। याद रखना है दोस्तों कि बलौदाबाजार के सोनाखान में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिए, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कॉटन स्टील से दिखाया गया है, उसी तर्ज पर इसका जो है निर्माण किया गया है। याद रखना है इसका शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और ये म्यूजियम 1857 की क्रांति के पहले शहीद वीर नारायण सिंह जी के जो है जन्मस्थली पर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि सोनाखान में अपनी तरह का यह पहला म्यूजियम होगा जहां ऑडियो विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कॉटन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जो है जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दीजिए, और इसके लिए एक विशेष तरह के कॉटन स्टील का प्रयोग किया गया है। कॉटन स्टील के बने लंबे और सुंदर पैनल्स पर शहीद वीर नारायण सिंह की जो है जीवनी को उकेरी गई है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि सभी पैनल एक ऑडियो सेटअप है ना, सभी पैनल पर एक ऑडियो सेटअप लगा हुआ है जिसके माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जो है जन्म से लेकर क्रांति और बलिदान को सुना जा सकता है। और यह ऑडियो हिंदी, अंग्रेजी और जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में उपलब्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार भाटापारा टूरिज्म सर्किट का भी शुभारंभ किया। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए अगला देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो काफ़ी चर्चा में है ना, तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैक फ्रॉम दी ब्रिंक। याद रखना है बैक फ्रॉम दी ब्रिंक। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने वाइल्ड लाइफ है ना ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई विशेष पुस्तक बैक फ्रॉम द ब्रिंक का जो है विमोचन किया है। ध्यान दीजिएगा, और याद हो कि भारत में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय जंगली भैंसों है ना 42 अरनी की 80% से अधिक संख्या जो है पाई जाती है। याद रखना है। चलिए अगला देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में है। तो मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम किस आयोग द्वारा संचालित है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि इस सम्मान को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक बड़े गरिमामय कार्यक्रम में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। याद रखना है इस सम्मान को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम ने प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि 7 चरणों की चरणबद्ध प्रक्रिया को पार करने के उपरांत ही प्राप्त होता है। ध्यान देना है, यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में देखिए बाल संरक्षण के क्षेत्र में मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को नवाचार में दिया गया है। याद रखना है दोस्तों कि मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रुचिकर तरीके से बताते हुए जागरूक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आयोग द्वारा अब तक इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों एवं राज्य स्तर पर लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और भविष्य में इसे जिला स्तर पर विस्तार करने की भी योजना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर देखिएगा जल्दी हो गया है, ऑप्शन नंबर सी है INS वागीर। ध्यान दीजिएगा INS वागीर।
याद रखिएगा कि परियोजना 75 की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर कलवारी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11,889 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन शैली की पनडुब्बियों में से 5वीं है ये, जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी तकनीक से किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसका 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लियोनेस मेसी। ध्यान दीजिएगा, लियोनेस मेसी। याद रखिएगा कि लियोनेस मेसी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि 2022 विश्व कप अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल है और इससे पहले देखिए 1986 में अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, आप है ना ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, पॉइंट को सबको है ना याद रखिएगा। चलिए देखिए, यह है, इसको भी आप देख लीजिए। फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है कतर ने किया था। चलिए, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही है, 1 मई 2022। याद रखना है, याद रखिएगा दोस्तों कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना में पैन कार्ड पंजीयन और सुधार सेवा को भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान देना है कि प्रदेश के नागरिक अब टोल फ्री नंबर वही 14545 पर फ़ोन करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ध्यान देना है कि इससे पहले मितान योजना के जरिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पंजीकरण एवं सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेजों की नकल आदि घर पहुंचाया जाता रहा है। ठीक है, और ये सुविधा ध्यान रखना है, राज्य के 14 नगर निगम में मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को शासकीय कार्यों को आसान करने के लिए घर पहुंच सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया था। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 21 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि 21 दिसंबर को स्वर्गीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की जयंती मनाई गई। ध्यान दीजिएगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है। ध्यान देना है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान देना है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दैहान ग्राम में हुआ था और पिताजी का नाम उनके देखिए दीनदयाल सिंह और माताजी का नाम नर्मदा देवी था। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि साल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे वे, और 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को एकजुट करने के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना भी की थी, और उन्होंने आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा और 1952 में रायपुर से विधानसभा विधायक चुने गए। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में विस्तार किया और 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के दौरान अस्वस्थ हो जाने से उनका निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा है ना कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके योगदान को याद करते हुए हर साल सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान देती है। ध्यान दीजिएगा यह पॉइंट को कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, और स्वतंत्रता आंदोलन के 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, उन्हीं को बोलते हैं। ध्यान देना है, और छत्तीसगढ़ के त्याग मूर्ति के नाम से भी वे जाने जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अब तक 29 समझौते किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 11। ध्यान दीजिएगा 11। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अब तक 29 समझौते किए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि 23 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदने तेल कंपनियों ने अनुबंध किया है और इन संयंत्रों में देखिएगा 5200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक इथेनॉल प्लांट बेमेतरा जिले में लगाया जाएगा। यहाँ 10 प्लांट लगाने के समझौते किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, बेमेतरा जिले के जिन गाँव में प्लांट की स्थापना की जाएगी उसमें चंदनू, भैंसा, कंडरका, पथर्रा, रांका, कठिया, मुड़पार आदि प्रमुख हैं। ध्यान दीजिएगा, मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1 और दुर्ग रायपुर में 3-3,
महासमुंद, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा में एक एक प्लांट की स्थापना की जाएगी। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, वही है, इसको भी आप देख लीजिए कि भविष्य में छत्तीसगढ़ जो है इथेनॉल उत्पादक प्रमुख राज्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के सूरदास निम्नलिखित में से किस कवि को कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नरसिंह दास वैष्णव। ध्यान रखिएगा, नरसिंह दास वैष्णव जी। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के सूरदास नरसिंह दास वैष्णव जी को कहते हैं। और नरसिंह दास वैष्णव जी का जो है जन्म जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत ग्राम घिवरा में सन 1927 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वह छत्तीसगढ़ के जन्मान कवि थे, इसी कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का सूरदास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उनकी प्रमुख रचनाओं में शिवायन, अथ जानकी माय, हित विनय और नरसिंह चालीसा प्रमुख है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित चाउर धोनी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो पूछ सकता है ये भी। ऑप्शन को देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखिएगा, भुंजिया जनजाति। याद रखना है दोस्तों कि चाउर धोनी पर्व भुंजिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भुंजिया जनजाति में चाउर धोनी पर्व मनाने के बाद ही चावल को भात बनाकर या अन्य व्यंजन बनाकर खाया जाता है। चाउर धोनी का जो है सरल अर्थ होता है, याद रखना, चावल को धोकर उपयोग करना होता है। ध्यान दीजिएगा कि यह पर्व अगहन मास के सप्तमी तिथि से अगहन पूर्णिमा तक अपनी सुविधा अनुसार मनाया जाता है। याद रखना है, ठाकुर देव यात्रा के बाद भुंजिया जनजाति के लोग बेटी बहनी सगा भाई सभी को आमंत्रित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये है, देखिए भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देखिए एलिफेंट विस्पर्स। याद रखिएगा, एलिफेंट्स विस्पर्स। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर 2023 में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री, देखिए शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है। और वहीं डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट, देखिए ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पीटी उषा जी। ध्यान दीजिएगा, पीटी उषा जी। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के जो है पैनल में नामित किया है। और यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। निकल और क्रोमियम धातुओं के लिए चर्चित केलवाड़ डबरी और भालूकोना ब्लॉक यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए सी सही है, महासमुंद। ध्यान देना है, महासमुंद में है। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है निकल और क्रोमियम धातुओं की जो खदान है केवल महासमुंद जिले में है। और पहला ब्लॉक जो है केलवाड़ डबरी और दूसरा ब्लॉक जो है वो भालूकोना में है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में क्रोमियम और निकल जैसी धातुओं का जो है अकेला ब्लॉक है ना 78,000 करोड़ रुपए में नीलाम हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि इन धातुओं के जो है ब्लॉक की देश में पहली बार जो है ऑनलाइन नीलामी हुई है। याद रखिएगा कि राज्य को इस नीलामी से 30 साल में पूरी जो है रकम मिलेगी और पूरी रकम 30 साल में मिलेगी। ध्यान देना है, इस ब्लॉक के जो है सेकेंड बिड में वेदांता ने 4.15% की अधिकतम बोली लगाकर ठेका हासिल किया है। और कंपनी को केलवाड़ डबरी ब्लॉक जिला महासमुंद वही की ब्लॉक जो है आवंटित की गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस जिले को कर्मा एथनिक रिसोर्ट और जोहार हाईवे मोटेल की सौगात मिली है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा डी सही है, सरगुजा। याद रखिएगा सरगुजा। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत सरगुजा अंचल को कर्मा एथनिक रिसोर्ट और जोहार हाईवे मोटेल की सौगात मिली है। इस परियोजना में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के कुल 13 जगहों को विकसित किया गया है। ध्यान देना है दोस्तों कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत कमलेश्वरपुर मैनपाट में इको एथनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में कर्मा एथनिक रिसोर्ट विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यह रिसोर्ट सरगुजा क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की थीम पर 21 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कमलेश्वरपुर में 46 एकड़ भूमि जो है ना उपलब्ध कराई गई थी। ध्यान दीजिएगा, आगामी दिनों में एथनिक रिसोर्ट और सोनतराई मोटेल सीतापुर का जो है लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हार्नबिल दुर्लभ पक्षी देखा गया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। याद रखना है दोस्तों कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हार्नबिल दुर्लभ पक्षी दिखा है और यह भारत व श्रीलंका में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट के इस दुर्लभ पक्षियों का जो है बीजापुर जिले में आना दर्शाता है कि यहाँ का जो है वातावरण उनके लिए अनुकूल है। ध्यान देना है कि इंद्रावती नदी वाले जो इलाके में 12 से 15 की जो संख्या में यह पक्षी देखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अर्जुन कोवाची। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन कोवाची। याद रखिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला अंतर्गत बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ के विद्यार्थी अर्जुन कोवाची ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए बालक वर्ग 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और छत्तीसगढ़ का जो है नाम रोशन किया है। ध्यान देना है, ठीक है, अर्जुन कोवाची। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अंतिम पंघाल। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पंघाल। ध्यान देना है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है और वह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। उन्होंने इस साल अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल भी जीता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान में उनके योगदान को दर्शाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग के जो है इस गाने के कंपोज़र कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान देना है, M कीरावनी। देखिएगा, याद रखना है कि भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर के लिए। और यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना है और ये गाने में देखिए, इस गाने को दोस्तों M कीरावानी द्वारा कंपोज्ड किया गया है। ध्यान दीजिएगा ना ये सब पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट किस जिले में खुल गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर में खुल गया है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में। याद रखिएगा कि गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट राजधानी रायपुर में खुल गया है। यह प्लांट गोवर्धन संघ स्तरीय स्व सहायता समूह व लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह प्लांट झरवाए में लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। देखिएगा कि यहाँ पर गोबर संग्रहण के साथ जैविक खाद निर्माण व गोबर से पेंट बनाने का प्लांट, पुट्टी बनाने का जो है प्लांट मशीन से सुसज्जित है और प्लांट में पेंट निर्माण के लिए प्रतिदिन गोबर की खरीदी है ना की जाती है, फिर उसे स्टोर की जाती है। ठीक है, याद रखना है, प्लांट में प्रतिदिन 2000 लीटर पेंट जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, 2000 लीटर पेंट प्रतिदिन बनाया जा रहा है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेटर को IPL 2023 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अजय मंडल। ध्यान दीजिएगा, अजय मंडल जी। देखिएगा इसके संबंध में कि इंडियन प्रीमियर लीग की जो है नीलामी खत्म हो गया है और वही है कि महेंद्र सिंह की जो है टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने कई छोटे शहर के जो है खिलाड़ियों को भी टीम के साथ जोड़ लिया है और वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले अजय मंडल भी खेलते हुए नजर आएंगे उसकी टीम में और धोनी की टीम ने उसे 20 लाख की बेस प्राइस में खरीदा है। ध्यान देना है।
छत्तीसगढ़ के एक और खिलाड़ी दोस्तों आईपीएल में खेलेंगे। देखिए पंजाब किंग्स ने छत्तीसगढ़ के कप्तान हरमीत भाटिया को टीम में जोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, पंजाब ने दोस्तों 40 लाख रुपए में उसे खरीदा है ना, टीम के साथ जोड़ा है। और ये पहली बार ऐसा होगा जब छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी आईपीएल 2023 में खेलेंगे। ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो राजनांदगांव इसमें विशेष है, ठीक है। तो राजनांदगांव देखिए, राजनांदगांव शहर की जो पहचान है हॉकी की नर्सरी के रूप में है। और ओलंपियन आर बेस्टियन के अलावा रेणुका यादव, मृणाल चौबे, कई अन्य खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी में स्थान बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव उपनाम है ना, संस्कार धानी भी बोलते हैं, खेल धानी भी बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, हॉकी की नर्सरी भी उनका उपनाम है राजनांदगांव की, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत कब से की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 मार्च 2019 से। ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च 2019 से। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की जो है बिजली पर प्रभावशाली विद्युत के दरों के आधार पर आधे बिल की जो है राशि पर छूट दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि हाफ बिजली बिल योजना में अब तक घरेलू बिजली बिल है ना, बिजली उपभोक्ताओं को देखिए 3236.59 करोड़ रुपए की जो है छूट दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 3236.59 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। हाफ बिजली बिल योजना के उपभोक्ताओं की जो संख्या है 25.23 लाख से बढ़कर 41.94 लाख हो गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना, ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ कौन से ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विकास। ध्यान दीजिएगा, विकास। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास लॉन्च करने जा रही है। और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खोले जाएंगे। सड़क, पुल पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत ग्रामीणों से जुड़े काम किए जाएंगे। देखिएगा कि साल 2022 में पुलिस ने बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में डब्बा कोंटा, पिटमेल, पोटकपल्ली, एटेपाल, बेचापाल, पुसनार, हिरोली, चांदामेटा समेत कई अन्य जगहों पर नवीन कैंप स्थापित किए गए हैं। साल 2022 में संभाग भर में सरकार के विकास काम, पुलिस के प्रति विश्वास की वजह से इस साल देखिए 400 से ज़्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ का जितना भी डाटा है ध्यान से देखिएगा। देखिए देश का इकलौता राज्य कौन सा है जहाँ कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। साथ ही इसके वैल्यू एडिशन का भी जो है काम किया जा रहा है। ध्यान देना है कि कोदो कुटकी की जो है समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। ध्यान देना है दोस्तों। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 5273 टन मिलेट जिसका मूल्य 16.03 करोड़ रुपए का समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया। याद रखना है वर्ष 2022-23 में 13,005 टन मिलेट जिसका मूल्य जो है 39.60 करोड़ रुपए है, इनका जो है समर्थन मूल्य पर क्रय करने का लक्ष्य है। देखिएगा कि वर्ष 2021-22 में राज्य के 11 जिलों के 171 कृषकों द्वारा 3089 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया, जिसे बीज निगम ने 4150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से क्रय कर उन्हें 1,28,18,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2020-21 में राज्य में 7 जिलों के 36 किसानों द्वारा मात्र 716 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया था। और देखिए इससे उत्पादक किसानों को 32,88,000 रुपये की आमदनी हुई, जबकि 2021-22 में कोदो बीज उत्पादक किसानों की जो संख्या और बीज विक्रय से होने वाले लाभ कई गुना बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा कि बीते 3 वर्षों में कोदो प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों ने 1,65,18,633 रुपये का बीज देखिए छत्तीसगढ़ बीज एवं निगम को विक्रय किया है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2019-20 में राज्य में मात्र 103 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन हुआ था। ध्यान देना है, राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है।
ध्यान दीजिएगा कि मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपये की आदान सहायता भी दी जा रही है। राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को देखिए राज्य में लगातार विस्तृत किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। ध्यान देना है, बीते सीजन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर देखिए 34,298 क्विंटल मिलेट्स 10 करोड़ 45 लाख रुपए में बेचा था। ओके, ये सब पॉइंट है, डाटा है, सरकारी छत्तीसगढ़ की सरकारी वेबसाइट से उठाया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए देखिए, आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 9वें। ध्यान दीजिएगा, 9वें। याद रखना है दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 9वें स्थान पर है और अब तक यहाँ 1,32,00,000 लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड बन चुका है। ध्यान देना है कि वहीं 3,60,00,000 कार्ड बनाकर आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में रायपुर पहले स्थान पर है। रायपुर में अब तक 13,50,000 लोगों का जो है कार्ड बनाया जा चुका है। वहीं दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा है, यहाँ 9,60,000 कार्ड बनाया जा चुका है। जबकि तीसरे स्थान पर राजनांदगांव है, यहाँ 9,30,000 जो है कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं 8,80,000 कार्ड के साथ दुर्ग जो है चौथे स्थान पर है और बिलासपुर 5वें स्थान पर है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, किस जिले के पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी निजात अभियान को अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड हेतु चुना गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। देखिए, थोड़ा डिटेल देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है SI और PSC के लिए। देखिए, राजनांदगांव पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम देखिए प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के जो है प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। ध्यान देना है, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी, ध्यान देना है। ध्यान देना है दोस्तों कि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह के कार्यकाल के दौरान राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका की प्रतिष्ठित IACP अवार्ड हेतु चुना गया है। ध्यान दीजिएगा कि निजात अभियान एक कार्रवाई व जागरूकता अभियान है जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही नशे के जो विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदी लोगों का पुनर्वास शामिल है। और इस चर्चित अभियान की जो शुरुआत है पिछले वर्ष तत्कालीन SP संतोष देखिए कोरिया संतोष सिंह द्वारा किया गया था। ध्यान देना है कि इसी वर्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार की जो संस्था है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने कोरिया पुलिस द्वारा शुरू किए गए निजात अभियान को देश के 30 सर्वोत्तम स्मार्ट पुलिसिंग अभियानों में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि राजनांदगांव पुलिस के साथ ही गढ़चिरौली पुलिस के तत्कालीन SP अंकित गोयल के माओवाद विरोधी कार्यक्रम दादा लोरा खिड़की को संस्थागत श्रेणी के सामुदायिक पुलिसिंग कैटेगरी में IACP अवार्ड हेतु चुना गया है। ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, किस छत्तीसगढ़ी फिल्म का चयन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के लिए हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, किरण। ध्यान दीजिएगा, किरण। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता अखिलेश पांडे की फिल्म किरण का जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन किया गया है। कि इस फिल्म फेस्टिवल के लिए 52 देशों की 2100 से ज़्यादा फिल्में इस प्रतियोगिता में आई थी, जिनमें से 269 फिल्मों की ऑफिशियल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की फिल्म किरण का भी चयन किया गया। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म किरण जिसके निर्माता निर्देशक अखिलेश पांडे हैं, उन्होंने थर्ड जेंडर के ऊपर शोध करके इस फिल्म को बनाया। देखिए, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 26 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट को। चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए, भारतीय सेना में कितने किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 150 से 500 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा।
याद रखना है दोस्तों कि भारतीय सेना में 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया गया है और इस बैलिस्टिक मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। चलिए ये है कि सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक जो है भार वहन करने में सक्षम है। चलिए अगला देखिए ये है। देखिए विगत 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 54,518। ध्यान दीजिएगा 54,518। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य देश में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र वितरित करने वाला प्रथम राज्य है। विगत 4 वर्षों में 54,518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, जिसका कुल रकबा जो है 30,046 हेक्टेयर है। ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 23,982 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका कुल रकबा 11,77,212 हेक्टेयर है। ध्यान दीजिए राज्य वन देखिएगा राज्य शासन द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी पहल की गई है। देखिएगा कि अब तक जिलों में 3,845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किए गए हैं और इसके अंतर्गत 16,60,301 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये वही चीज़ है ना, यहाँ पर रिपीट हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में चर्चित सोनई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, वैसे भी पिक में दिया हुआ है तो वही है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गड़िया पहाड़। ध्यान दीजिएगा गड़िया पहाड़। याद रखना है दोस्तों कि गड़िया पहाड़ कांकेर जिले के सबसे ऊंचे पहाड़ है और करीब 700 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर सोनई रुपई नाम का एक तालाब है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि गड़िया पहाड़ पर करीब 700 साल पहले धर्मदेव कंडरा नाम का एक राजा का किला हुआ करता था और राजा ने ही यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया था। धर्मदेव की जो है सोनई और रुपई नाम की 2 बेटियाँ थी, उन्हीं के नाम पर यह तालाब पड़ा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए ये है। देखिए किस जिले के स्थानीय भाषा में जिले के समस्त योजनाओं, समाचार, हल्बी गोंडी भाषा में लोकगीत एवं मौसम से संबंधित समस्त विषयों का रेडियो से प्रसारण किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा दंतेवाड़ा। याद रखना है दोस्तों कि दंतेवाड़ा में रेडियो 90.4 फ्रीक्वेंसी पर तग गोंडी ते आया मुंता समाचार का जो है प्रसारण किया जाएगा। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दंतेवाड़ा जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजना कम्युनिटी रेडियो समुदाय को और यहाँ की स्थानीय प्रतिभा को नया आवाज़ देने जा रही है और समुदाय के लिए समुदाय द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिएगा इस क्षेत्र की पुरातात्विक स्थलों, संस्कृति, लोक नृत्य, गीत के संरक्षण एवं संवर्धन और प्रशासन की समस्त योजनाओं को हितग्राहियों तक प्रसारित करने के लिए कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की जा चुकी है और जिले के स्थानीय भाषा में जिले के समस्त योजनाओं, समाचार, हल्बी गोंडी भाषा में लोकगीत एवं मौसम से संबंधित समस्त विषयों का प्रसारण किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 90.4 की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है और नए वर्ष 2023 से 3 समय में सुबह के समय, स्कूल आंगनबाड़ी के लंच के समय और शामकालीन 6 से 8 में रेडियो का प्रसारण किया जाएगा। ओके, देखिए अगला ये है। देखिए G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेंगलोर। ध्यान दीजिएगा बेंगलोर। याद रखना है दोस्तों कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस लॉन्च किया है और G20 देखिए DIA शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप्स की बैठक के दौरान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण सेक्टर के शीर्ष नामांकित स्टार्टअप शामिल होंगे। G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस का उद्देश्य G20 देशों के साथ साथ गेस्ट राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आइडियाज़, स्टार्टअप आइडियाज़ को लेना और उन्हें सक्षम बनाना है। ओके, ये है अगला। देखिए रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान दीजिएगा कि रेल मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना तैयार की है।
देखिएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना इसके स्टेशन पुनर्वास पहल का एक घटक है, जिसमें रूफटॉप प्लाजा, बड़े प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित पटरियां और 5G कनेक्शन प्रस्तावित स्टेशनों की प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। ओके। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL छत्तीसगढ़ में किस बीमारी के उन्मूलन में राज्य शासन को सहयोग करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है टीबी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टीबी। याद रखना है कि भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL छत्तीसगढ़ में टीबी के उन्मूलन में राज्य शासन को सहयोग प्रदान करेगा। ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीज़न और IOCL के बीच समझौता हुआ है। ध्यान देना है कि IOCL केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीज़न को राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में सहयोग प्रदान कर रहा है। क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं, के त्वरित उन्मूलन हेतु परियोजना, इसके अंतर्गत IOCL देश के 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में टीबी के उन्मूलन के लिए सहयोग कर रहा है। वही है, ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना में IOCL दोनों राज्य सरकारों के साथ मिलकर टीबी के मरीजों की संख्या में 80% की कमी लाने के लिए कार्य करेगी। परियोजना के तहत वर्ष 2025 तक टीबी की वजह से होने वाली मौतों में 90% तक की जो है कमी लाने का लक्ष्य है ना निर्धारित किया गया है। देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग और IOCL के बीच हुए इस समझौते के तहत IOCL प्रदेश में 31 मार्च 2026 तक टीबी के मरीजों की बीमारी के शुरुआती दौर में इनकी जो है पहचान, टीबी के मरीजों को निःशुल्क इलाज देखभाल उपलब्ध कराने और टीबी मरीजों के जो है पूर्णतः स्वस्थ होने की दर को बढ़ाने राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी किसे मानी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जिमीदारिन। ध्यान दीजिएगा, जिमीदारिन। याद रखना है दोस्तों कि जिमीदारिन देवी कोंडागांव में बाजार स्थल से थोड़ी दूरी पर उत्तर दिशा में स्थापित है और इस देवी की पूजा माटी तिहार में की जाती है। बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी जिमीदारिन मानी जाती है एवं दूसरी बड़ी देवी मावली देवी को मानी जाती है। ध्यान देना है, स्थानीय मान्यता अनुसार जिमीदारिन देवी को मानने के पीछे कई बड़ी मान्यताएं प्रचलित है। ओके, बस ध्यान देना है किस जिले से संबंधित है। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि दक्षिण बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए कौन से स्पेशल कमांडो बटालियन को तैयार किया गया है? यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कोरस। ध्यान देना है, कोरस। याद रखिएगा कि दक्षिण बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए अब स्पेशल कमांडो बटालियन कोरस को तैनात किया गया है और यह फोर्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे को बेहतर रूप से चलाने के लिए डिज़ाइन की गई है। ध्यान देना है, कोरस यानी रेलवे सुरक्षा बल, इसकी संकल्पना और ट्रेनिंग मॉड्यूल के विचार के पीछे 2001 बैच के रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी मोहम्मद सदान जेब खान का अहम रोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरस को लॉन्च किया था और रेलवे की RPF और RPSF को मिलाकर 2019 में कोरस का गठन किया गया और इस फोर्स को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अशांति, ट्रेन संचालन में बाधाएं, नक्सलियों के हमले और किसी भी आपदा की स्थिति में निपटा जा सके। ओके। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 10%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10%। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य भर के 404 हितग्राहियों को 80,37,128 रुपये की राशि की जो है सब्सिडी का वितरण किया गया और इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वाहन मूल्य का 10% की सब्सिडी दिया जा रहा है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि पूरे देश में हाइब्रिड वाहनों में भी सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। ध्यान दीजिए, देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4। ध्यान दीजिएगा, 4। याद रखना है दोस्तों कि 26 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने
वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के साहसी वीर बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया है। ध्यान देना है कि इन 4 बच्चों में शामिल है कौन कौन। देखिए, रायपुर जिले के टिकरापारा की रहने वाली 12 वर्षीय उन्नति शर्मा, दुर्ग जिला के 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर, बेमेतरा जिले के देखिए खमरिया क्षेत्र के बालक सीताराम यादव, कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर की रहने वाली जम्बावती भुआर शामिल है। ओके, तो इन सब का नाम आपको रखना है याद। और कितने बच्चे? 4 बच्चे, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अनिल कुमार लाहोटी। ध्यान देना है, अनिल कुमार लाहोटी। याद रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहोटी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और वही है कि मौजूदा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वी के त्रिपाठी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखिए। देखिए ये वाला प्रश्न, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है दोस्तों कि यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश होगी। और भारत वर्तमान में दोस्तों विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी जो ग्रोथ है एवरेज 6.4% होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास का जो है औसतन दर कितना, 6.5% रहने की उम्मीद है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अब कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्ति पर कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर सेवानिवृत्ति पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपये। तो ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्व में 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा था। और मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में देखिए माफ़ करिएगा, देखिएगा कि मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में 6,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं देखिए आंगनबाड़ी सहायिकाओं को, यहाँ पर कार्यकर्ता हो गया, माफ़ करिएगा यहाँ पर सहायिका है, तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पूर्व में 3,250 रुपये प्रति माह मिल रही थी। और मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में 4,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अब कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर 50,000 रुपये और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति पर 25,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2019 से पहले यह व्यवस्था नहीं थी। ओके।